हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएलएम की यूनिट 2। हमने यूनिट 3, 4 पहले से पढ़ी हुई है और पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके पहले तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे और कांटेक्ट करने के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक ओवर स्टडी या फिर खुशबू गोयल 01 पे आप मुझसे डायरेक्टली जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। इस वाली यूनिट का नाम है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, साथ ही में बात करेंगे कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं और टाइम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। फिर प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन अकाउंटेबिलिटी, उसका मीनिंग और कौन कौन अकाउंटेबल होता है डिफरेंट वर्क के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाली यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। उससे पहले हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट होता क्या है? किसी भी चीज़ पे जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का डिसएग्रीमेंट हो जाता है और वो एक दूसरे की बात पे सहमत ही नहीं होते हैं तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, मतभेद अराइज होते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट जो है एक लैटिन वर्ड है कन्फिगर, जिसका मतलब है स्ट्राइक टुगेदर। तो मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ बैठे हुए हैं और किसी चीज़ के लिए वो मना करते हैं या एक दूसरे के लिए एग्री नहीं करते हैं, एक दूसरों से की चीज़ों के एग्री नहीं करते हैं, तो वो हो जाता है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कन्फ्लिक्ट किसी भी पार्ट का एक इंटीग्रल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही में कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैश। किसी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब क्लैश हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, प्लान को लेकर, वो सब कन्फ्लिक्ट में आता है। ठीक है, अपोजिशन की जो फीलिंग होती है, डिसएग्रीमेंट की जो फीलिंग होती है, वो कन्फ्लिक्ट होता है। अगर हम बात करें तो कन्फ्लिक्ट से पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट आ सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएंगे। अब एक इफेक्टिव लीडर इस कन्फ्लिक्ट को किस तरह से मैनेज कर पाएगा? सबसे पहले तो उसे उसका कोज जानना पड़ेगा। तो पहले कन्फ्लिक्ट का नेचर पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी, कितना मतलब बड़ा कन्फ्लिक्ट है, छोटी सी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, छोटा सा डिसएग्रीमेंट है, इजीली होगा, मुश्किल होगा, ये सब। उसके बाद पीपल कितने इन्वॉल्व है, 2 लोग इन्वॉल्व है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है तो उस पर, और इशू कितना सीरियस है। इन सब चारों चीज़ों को अगर हम देख के कोई भी इफेक्टिव लीडर कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा सकता है। अब जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उसके रीजंस को, कॉजेज़ को, स्ट्रक्चरल और पर्सनल। स्ट्रक्चरल जो हमारे कॉजेज़ होते हैं उसमें हमारा आ जाता है गोल डिफरेंसेस। जब 2 लोग हैं, उनके गोल्स अलग अलग है, तो वो आपस में उस गोल को लेकर कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, तो गोल डिफरेंस हो सकता है। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है कि तू मेरा काम कर दियो, ये करेगा तो मैं ये कर पाऊंगा, और वो नहीं करता, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, तो इंटरडिपेंडेंस। नंबर 3 इज शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्स। जब हम किसी कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं तब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने की सिचुएशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये ब्लैक बोर्ड है, ये रूम है, यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली कोई और टीचर है, वो भी यहीं पे पढ़ाता है, और मान लो मेरी एक दिन शूट रह गई है और मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ, तो वो जो टीचर जब आएगा उसका भी सेम टाइम, मेरा भी सेम टाइम, तो कॉमन रिसोर्स को लेकर लड़ाई हो गई, तो इस बात पे भी हमारा कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम क्लियर नहीं होते हैं तो लैक ऑफ क्लियरिटी इन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वजह से लड़ाई हो सकती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप कि मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी है, तुम्हारे पास कम है, इस चीज़ पे भी हो सकती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये तो हर घर में लड़ाई होती है इसके ऊपर कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, या मैं कम कर रही, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। देन पर्सनल कॉजेज पे अगर हम आते हैं तो स्किल्स और एबिलिटी, किसी पर्सन की स्किल कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ पे भी कि मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो, इस बात पे भी लड़ाई होने का चांस रहता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर्सनैलिटी की वजह से, डिफरेंस पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को आगे रखने के लिए कई बार होता है ना कि सब हमेशा अपने आप को सुपीरियर ही दिखाना चाहते हैं, भाई मैं ही ठीक हूँ, मैंने जो बोला है वही ठीक है, इस बात पे पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी लड़ाई हो सकती है। साथ में कम्युनिकेशन गैप, 2 लोग हैं, लड़ाई हो गई है क्योंकि उन्हें आपस में उन्होंने बात ही नहीं करी, कम्युनिकेट ढंग से नहीं करा। ठीक है, डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग टाइम के लोग हैं, अलग अलग तरीके के पीपल हैं और अलग अलग जगह से आए हैं, रिलीजियस के हैं, तो उस पर भी जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है।
देन पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और परसेप्शन, किसी चीज़ को लेकर किसी पर्सन का अलग परसेप्शन होता है, किसी पर्सन का अलग परसेप्शन होता है, तो परसेप्शन के बेस पे भी लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये सारे जो है ये पर्सनल और स्ट्रक्चरल कॉजेज हो जाते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कॉजेज है जो कि कन्फ्लिक्ट के होते हैं, दैट इज कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में हो सकता है। देखो, टीचर और टीचर के बीच में हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर, साथ में स्टूडेंट टीचर के बीच में हो सकता है, साथ में टीचर टीचर के बीच में, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। उसके बाद पेरेंट और स्कूल के बीच में, या स्कूल और पेरेंट के बीच में, या स्कूल और स्कूल के बीच में। तो मीन्स कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं भी किसी भी पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 1 इज कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिविजुअल, जिसमें जो है एक इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे इंडिविजुअल के साथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो है अपने एक पेरेंट्स है वो उसी के साइड में एक और नेबरहुड उनके रहते हैं और सेम स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं, तो आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, तो इस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में हो सकता है, उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर ऑफ अ ग्रुप, तो इंट्रा ग्रुप हो जाएगा, और 2 ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप के मेंबर्स के बीच में हो जाए तो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और अगर एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जो है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्लासरूम या स्कूल में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेंगे क्लासरूम सिचुएशन में। सबसे पहले तो फेस टू फेस डिस्कशन कर लेंगे, किसी भी सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके हम उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और सबसे मेन हम जो है मैनेज करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको कम रिड्यूस करने के चांसेस होने चाहिए। सबसे ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग होनी चाहिए। वोट करवा लो, अगर किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वोटिंग सिस्टम से भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और साथ में मेडिटेशन, सब लोगों को काम डाउन करने के लिए सबसे ईजी मेडिटेशन। उसके बाद आता है कुछ मेजर्स, जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा एटीट्यूड कोऑपरेटिव होगा। अगर कोऑपरेटिव एटीट्यूड है तो हम दूसरों के साथ कोऑपरेट कर लेंगे और इजीली जिस टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है वो मैनेज हो जाएगा। देन जो हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उस वजह से भी ठीक हो सकता है। हमारा एटीट्यूड जो है वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा एग्रेसिव एटीट्यूड रखते हैं या ढंग से बातचीत नहीं करते। इस वे में अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखना चाहिए, जिससे कि हम इजीली चीज़ों को मैनेज कर पाए और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इजीली सॉल्व हो सके। उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट को जो भी कॉन्फ्लिक्ट जिस वजह से हुआ है उसको रीज़न को जान के उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अगर क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट किसी पर्टिकुलर वजह से हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है। जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की बात जब हम करते हैं तो 5 मोड्स होते हैं, 5 तरीकों से हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 इज अकोमोडेटिंग, देन अवॉइडिंग, देन कंपीटिंग, देन कॉम्प्रोमाइज एंड देन कोलैबोरेटिंग। अब ये होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग, तो मतलब कोऑपरेट कर लो सिचुएशन के साथ, उससे कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजॉल्व हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यू विन आई लूज वाली अप्रोच, हम कोऑपरेट कर लेते हैं कि भाई तुम जीत गए हम हार गए, खत्म करते हैं लड़ाई को। तो इसमें यू विन आई अप्रोच वाली मतलब यू विन आई लूज वाली अप्रोच चलती है। देन आता है अवॉइडिंग, सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं ताकि जो है हम उस चीज़ को टॉलरेट कर ले और अवॉइड कर दे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े। अगर हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा जो है सिचुएशन खराब होगी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उससे बाहर निकलने वाली सिचुएशन ये होती है। देन आता है कंपीटिंग, लड़ने वाला कि आई विन यू लूज, मैं ही हूँ मैं ही जीतूंगा। तो इसमें जब हम कंपीट करके कि भाई हम आपस में कंपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन ज़्यादा बढ़िया है, तो इसमें भी हम कॉन्फ्लिक्ट को इजीली जो है ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। देन आ जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज़ तो वही हो गया कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सिचुएशन के साथ, लूज लूज अप्रोच, ना मेरा ना तुम्हारा, तो मीन्स एकदम लूज लूज वाली अप्रोच इसमें चलती है। देन आता है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट में हम दोनों आपस में मिलके ही चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, विन विन सिचुएशन हो जाती है ये। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी आई लूज यू विन, या फिर आई विन यू लूज, देन लूज लूज और देन विन विन, और एक हो जाती है बिल्कुल ही अवॉइड कर देना। तो ये वाली सिचुएशन से हम ये 5 स्टाइल से हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले देखो, स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें हम हमारे ऊपर ना कोई
मतलब हम अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन हो जाती है, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, फियरफुल सिचुएशन हो जाती है, हमें फोर्स और प्रेशर जैसा फील होता है, तो ये हो जाता है स्ट्रेस। जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं और वो काम हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। हम वन लाइन में इसको बोले तो एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन अनवांटेड सिचुएशन। हम एक कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसको बॉडी चाहती नहीं है, हम करना नहीं चाहते पर हमें वो करना पड़ रहा है, तो इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम है, हम देना तो नहीं चाहते हैं पर हमें देने पड़ रहे हैं तो स्ट्रेस आ गया है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। एक्चुअली में ये स्ट्रेस नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं तो आप इजीली इनको कर लेंगे, और मैं आपकी हेल्प कर ही रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। अब स्ट्रेस के डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। जब उस पर डिमांड की जाती है, उस पर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर वो नहीं करनी चाहती बॉडी उस चीज़ को, तो वो हमारे ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। अब स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को स्ट्रेस है? तो सबसे पहला आ जाता है हमारा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। कैसे देख के पता चलेगा? जो भी पर्सन है जिसको स्ट्रेस है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेस, ओ कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो इससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सेकंड नंबर हो जाएगा हमेशा किसी चीज़ की टेंशन में, ओ यार ये नहीं हुआ, ओ यार ये नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब जैसे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बीच बीच में, तो मैं भी ये सोच रही थी कि ओ यार वीडियो बनानी है, लोगों को देना है, बच्चों को हेल्प करनी है, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, तो मेरे भी सुबह से यही चल रहा था कि मुझे ये बनानी है, ये वाली वीडियो भी बनानी है, ये वाली वीडियो भी बनानी है, और काफ़ी सारा कंटेंट, और नहीं भी होता फिर मेरे को अरेंज करना है, प्रोवाइड करना है। तो मैं किसी चीज़ के लिए हमेशा कांस्टेंट टेंशन में रहना, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल सिम्टम है कि आपको स्ट्रेस है। देन मेमोरी प्रॉब्लम, भूल जाते हो, कोई चीज़ आई है अभी खा के, कुछ भी करते करते सब चीज़ों को भूलते चले जाते हो। या फिर आपके पास पुअर जजमेंट, आप इजीली चीज़ों को जज भी नहीं कर पाते, ये होगा आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम। देन कुछ बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने में ज़्यादा टाइम लेने लग जाते हैं, अपने काम को स्किप करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, आपके अंदर नर्वस हैबिट आ जाती है, जैसे नेल्स को कट करना, बाद पैर हिलाना, उठना बैठना, इधर उधर घूमना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और जो आप फ्रेंड्स फैमिली से थोड़े दूर रहने लग जाते हैं, आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, और आप अल्कोहल, टोबैको या फिर सिगरेट, मतलब जो इलीगल चीज़ें हैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गया बिहेवियर चेंजेस, इससे पता चलता है कि आपको कोई ना कोई स्ट्रेस है। देन आ जाता है कुछ फिजिकल सिम्टम। सबसे पहले आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाता है, एक्स होने शुरू हो जाते हैं, आपको कोई ना कोई डिजीज़ लग जाती है, या आपको डायरिया की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, आपको हमेशा थका थका सा फील होने लग जाता है, बॉडी मतलब एकदम वर्क करने की सिचुएशन में ही नहीं होती है, ठीक है ना, आपको स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना, आप या तो बहुत ज़्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, एकदम बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल सिम्टम्स में आएगी। अब हमारे कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी है, जैसे कि आपका जो है कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आप जो है हर चीज़ को नेगेटिव आउटलुक से देखेंगे, फिर आपकी सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, आप चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे कि यार नहीं यार ये नहीं, तो ऐसे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, फिर आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी और आप बिल्कुल अकेला अकेला फील करने लग जाएंगे, मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होने लग जाएंगे। उसके बाद आप दूसरों को अवॉइड करते रहेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे जल्दी। तो ये मूड स्विंग्स होंगे, ये सब चीज़ें होंगी जो इमोशनल आपके सिम्टम्स आपको शो कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेस है, ठीक है। अब ये जो है स्ट्रेस हो क्यों रहा है, ये तो हमें पता चल गया इन सब चीज़ों को देखिए कि ये चीज़ें हो रही है कि आपको स्ट्रेस है, बट इनके रीज़न क्या है, स्ट्रेस का कॉज क्या है। सबसे पहला, स्टूडेंट्स में क्यों ज़्यादातर स्ट्रेस होता है? सबसे पहले तो एकेडमिक प्रेशर कि भाई मुझे ये करना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मेरे नंबर आने हैं, मुझे पास होना है, ये सब हो सकता है। पीयर प्रेशर, दोस्तों का कोई प्रेशर हो गया है। पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है, या फिर आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, आप सुबह कुछ करें शाम कुछ करें, जैसे अब आपके पेपरों के टाइम पे हो रहा होगा, तो रीज़न ही यही है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या फिर आपको फ्यूचर का कोई डर है कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इससे आपको स्ट्रेस होता जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, इस वजह से हो सकता है। और फिर आ जाते हैं हमारे टीचर्स के बीच में क्यों स्ट्रेस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें, जैसे कि बहुत बड़ी क्लास है, टीचर सोचती है मैं कैसे मैनेज करूँगी, ये सब। स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन है,
ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती टीचर्स को स्टूडेंट्स की तरफ से, या फिर टीचिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है, या फिर हमेशा जो है टाइम बहुत कम मिलता है, सिलेबस को पूरा करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्कूल की कंडीशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि स्कूल में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है पुअर वर्किंग कंडीशंस है, और जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आ जाता है सोशल रिलेशन, और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हो, गॉसिप्स करते रहते हो, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयाँ चलती हो, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है हो सकती है, जिससे एक टीचर स्ट्रेस में रह सकता है। देन जो है सेल्फ पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी को लेकर नेगेटिव आउटलुक हो सकता है, जॉब से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, शायद कुछ और मतलब एक्सपेक्टेड था नहीं हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है, या फिर हम दूसरों से, जैसे डेडलाइन हमें मिल गई है तो हम डेडलाइन तक अपना काम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, या दूसरों से कम्पीट इजीली नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हमारा और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इस वजह से भी टीचर्स के बीच में स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल में क्या रीजंस होंगे कि स्ट्रेस उनके बीच में स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी। तो सबसे पहले उनके स्टाफ से उनको जो है सपोर्ट नहीं मिलता होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टास्क इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, और जो है इतने एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुद से और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस जो की हुई है वो पूरी नहीं होती, इस वजह से स्ट्रेस हो सकता है। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, या फिर पर्सनल ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, इस वजह से स्ट्रेस टीचर्स को भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, और प्रिंसिपल को भी हो सकता है। देन अब ये सब स्ट्रेस तो हो गया भाई, हमें दिख भी गया, हो रखा है, क्यों हो रहा है ये भी पता चल गया, बट मेन मुद्दा यही है, स्ट्रेस सबको है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस सबको है, तो इसको मैनेज कैसा किया जाए, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट यही पेपर में पूछा जाता है कि स्ट्रेस की सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, या फिर कॉजेज पूछ लेगा, ठीक है। अब मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना पीना खा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अल्कोहल वगैरह को जो है हम अवॉइड कर सकते हैं, स्लीप प्रॉपर ले सकते हैं, पानी अच्छे से पीना है, और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला अडेप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद आ जाता है फन और एक्टिविटीज़, मतलब अपने आप को लेजर का, अपने आप को को करिकुलर चीज़ों का टाइम देना है, ताकि बाहर चले जाओ, फ्रेंड से मिल लो, घूमना फिरना कर लो, ठीक है ना, म्यूज़िक सुन लो, नेचर में टाइम स्पेंड कर लो, इस चीज़ से। और अननेसेसरी स्ट्रेस को लेना ही नहीं है, जिस सिचुएशन से आपको लगता है कि स्ट्रेस आने वाला है उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, तो मीन्स उस वर्क को नो कर दो जो आपके जो लिमिट से बाहर है, तो ट्राई टू से नो। सबसे मुश्किल काम होता है, बट ये करना सीख जाइए। उसके बाद जो है स्ट्रेस जो चीज़ें देते हैं उसको अवॉइड कर दो। उसके बाद इररेलेवेंट शेड्यूल, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उसको अपने शेड्यूल में डाला ही क्यों है, उन्हें हटा दो, जिससे आपके स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएगा ऑल्टरिंग एंड एडजस्टिंग विद द सिचुएशन। सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीखो, उसको चेंज करना सीखो, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आओ, ताकि आप इजीली उस चीज़ में ढल सको और आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सको। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, टाइम को बेटर वे में मैनेज करना सीखो। उसके बाद एक्सेप्टिंग द थिंग्स एंड सिचुएशन, नंबर 5 पे आ जाएगा कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो और उससे टैकल करना सीखो, जिससे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उस स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर लोगे। आप उस स्ट्रेस को ही अवॉइड कर दो या तो, और अवॉइड नहीं कर सकते हो, उसको लेना ही है तो उसको मैनेज कर लो। तो ये चीज़ें करके हम जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देन आ जाएगा कुछ रेमेडीज़ है, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर टाइम अगर वो मैनेज करते हैं, अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करते हैं, काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पे फोकस करके फ्यूचर पे फोकस ना करके प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पेरेंट्स की काउंसलिंग से हम बच्चों को हेल्प कर सकते हैं इन प्रॉब्लम से, ठीक है। अडेप्टिंग हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करके बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ ला के, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके, इंजॉयफुल एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करके, ठीक है ना, और हर चीज़ को रिएक्ट करने से पहले सोचे, इस चीज़ से भी हम जो है स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, रिलेशनशिप बिल्ड करके और एक तरीके से चीज़ों में रहकर, टीचर्स के लिए भी सेम चीज़ें हो जाएगी। एक हेल्दी स्टेटस होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, सैलरी अच्छी हो जाए, या तो उनकी अगर नहीं हो सकती है तो टीचर्स को भी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए टाइम देना चाहिए, जिससे वो अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सके। सेम प्रिंसिपल के लिए रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए टीचर प्रिंसिपल का, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट का,
तो सबके रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एक सपोर्टिव नेटवर्क होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए, प्लान्ड चीज़ें होनी चाहिए, टाइम को मैनेज कर लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं, या फिर एक प्रिंसिपल करते हैं, स्कूल के टीचर या स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हम इजीली स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, जब हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स इफेक्टिवली किसी काम को करना जिससे कि जो उसकी इफेक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली सो दैट अप्रोप्रिएट टाइम इज एलोकेटेड टू द राइट एक्टिविटीज़। सही सही एक्टिविटीज़ को सही सही टाइम देना टाइम मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, आप पूरे दिन बाहर खेल रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, इज इट राइट थिंग? नो, क्योंकि अभी जो है टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा कि आप सुबह पढ़ लो, शाम को रिवीजन कर लो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लो, फिर वीडियोस देख लो, ये आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। मीन्स राइट एक्टिविटीज़ को राइट टाइम देना ही टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपकी कुछ डेफिनेशन है। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग मोर टाइम बट रेदर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम वी हैव। मतलब इसमें देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं होता कि टाइम को बढ़ा लो, बट टाइम का मतलब ये होता है कि जितना टाइम आपके पास है उसी को इतनी बेटर वे में यूज़ करना ताकि सारी एक्टिविटीज़, सारे टास्क आपके इजीली कंप्लीट हो जाए जिस टाइमिंग में आपको करने थे। ये होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एक और डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ स्किलफुली अप्लाइंग टाइम टू फिनिश एंड परफेक्ट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी विद इन टाइम कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, जो भी आपने टास्क है, उसको टाइमली कंप्लीट करना ही टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अगर और भी इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है, टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव शेड्यूलिंग ऑफ टाइम, गोल सेटिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड चूजिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, रिव्यूइंग द स्पेंड टाइम एंड फोकसिंग ऑन द अचीवमेंट ऑफ गोल। देखो कितनी सही चीज़ है ये। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है राइट एक्टिविटी, मतलब पहले तो डिसाइड कर लो, प्लान कर लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक लेकर जाएगी, और उन चीज़ों को अवॉइड करो जो कि अननेसेसरी, मतलब जो नेसेसरी है ही नहीं, फालतू की चीज़ें, उनको अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद जब भी हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए। चीज़ों को प्लान करेंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। नंबर 1 इज टास्क को प्रायोरिटाइज करना, मतलब जो टास्क इंपॉर्टेंट है पहले वो करोगे, जो अननेसेसरी उसे छोड़ दोगे, तो प्रायोरिटाइजिंग टास्क। देन गोल्स को सेट करोगे, गोल सेट होंगे जब भी तो आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। आप ऐसे बैठे हुए, खाली बैठे हो, अभी आपका गोल क्या है? कल मेरा पेपर है, मुझे वो क्लियर करना है, मुझे वो पास करना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये आपने गोल सेट किया, उसके लिए आपने उसको प्रायोरिटी दी, ठीक है। फिर आप उसको प्लान करके चल रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। और क्या कर सकते हो? डेडलाइन सेट करो कि मुझे इस टाइम तक करना ही करना है। अब देखो आपका एग्जाम है, आपको पता है कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, जब भी आपका एग्जाम है तो आपने एक डेडलाइन है ना भाई, उस दिन से पहले करना है। तो आप आज की डेडलाइन दे दो, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, कल वो वाला टास्क करना है। तो डेडलाइन सेट करोगे तो भी आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। उसके बाद राइट एक्टिविटी राइट टाइम पे करो। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारा खाना खाने के टाइम है, अब आप पढ़ रहे हो। खाना खाने के टाइम पे खाना करो, खा लो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, लेकिन फ़ोन चलाने के टाइम पे भी अभी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि पेपर है पास में। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सबसे, ठीक है। सबसे पहले तो इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी होती है। ज़्यादा टाइम को मैनेज करोगे तो ज़्यादा काम निकलेगा, प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी होगी, जल्दी काम होगा। दूसरा, टाइम लिमिटेड रिसोर्स है तो उसे हमें सेव करके चलना चाहिए। स्ट्रेस कम होगा, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रेस रहेगा ही क्यों, लड़ाई झगड़े होंगे ही क्यों, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगी। बेटर डिसीजन होगा, जब आपके माइंड बिल्कुल खाली होता है, आपका मतलब कि खाली मतलब आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता, उस टाइम पे आप डिसीजन बेटर तरीके से ले पाते हो, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। हाई क्वालिटी वर्क होगा, अच्छा काम होगा, डिसिप्लिन रहेगा, मोर सक्सेस मिलेगी, साथ में बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आ जाते हैं टाइम वेस्टर्स। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती है? सबसे पहले प्लानिंग नहीं करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। हम पहले से ही कुछ अनुमान लगा के चीज़ों को छोड़ देते, ये कर लेंगे हो जाएगा, और हम करते नहीं हैं, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है। प्रायोरिटी नहीं देते हैं चीज़ों को, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो भी हमारी टाइम वेस्ट होता है। हमारे ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, हमें करना क्या है, तो भी टाइम हम वेस्ट ही कर देते हैं। उसके बाद हम जो है ओवर कमिटमेंट कर देते हैं चीज़ों को, तो भी टाइम मैनेजमेंट होता है। मीटिंग्स, अननेसेसरी चीज़ें करते हैं तो भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है, चीज़ों को ही मानते नहीं है, बोल दिया चलो भाई हमें ये करना है, करते ही नहीं है, तो ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है, इस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो है इनकंसिस्टेंट एक्शन,
कंसिस्टेंट नहीं अपनी चीज़ों को लेकर, इस वजह से भी टाइम वेस्ट हो जाता है। और इंटरप्शंस, कभी कभी कुछ काम करने भी जा रहे हो तो इंटरप्शन हो जाता है, तब टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और किसी चीज़ को नो नहीं कर पाते, लाइक आप अभी पढ़ रहे हो, आपके बहुत ही गहरे दोस्त का, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, चल यार यहीं तक जाएंगे, मोमोज़ खा लेते हैं, चाउमीन खा आते हैं, या बाजार तक होके आ जाते हैं। आप क्या सोचो कि चल मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ इतनी देर से, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। वो रिलैक्स के चक्कर में आप 2 से 3 घंटे वहाँ वेस्ट कर दोगे, जबकि आप रिलैक्स घर पर बैठ के 15 मिनट का भी ले सकते थे। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइम वेस्टर हो गया। तो नो करना सीखेंगे, नो ना कहने की वजह से, नो नहीं कहते हो ना, इस वजह से भी टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई टाइम वेस्टर, तो ये हमें करनी नहीं है। अभी पेपर है, वैसे भी इस पर फोकस कर लो, उसकी बात घुमाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक्स ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव टाइम मैनेजर। अब आप एक अच्छे इफेक्टिव टाइम मैनेजर कैसे बनेंगे, क्या टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम। वही चीज़ें रिपीट हो रही है, टाइम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रॉपर एक्सेस देंगे, टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे अननेसेसरी चीज़ों को, इरेलेवेंट चीज़ों को। उसके बाद प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे चीज़ों को। हम जो है ओवरलोड को अवॉइड कर देंगे, फ्लैक्सिबल रहेंगे, ठीक है। हम टाइमली वर्क डन करेंगे, ऐसा कल पे नहीं छोड़ेंगे, प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे कि चल भाई मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा, नहीं, अभी करना है तो अभी करना है। प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करेंगे, एक विजन लाएंगे, गोल को सेट करेंगे, शेड्यूल रखेंगे और काम को बांट लेंगे, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो डेलीगेशन ऑफ वर्क कर लेंगे। इन सब चीज़ों से आप जो है एक अच्छा टाइम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स की। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, देखो इसमें प्रोफेशनल वर्ड आ रहा है और एक एथिक वर्ड आ रहा है। तो प्रोफेशनल मतलब हम जब किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो हम उसके कुछ नॉर्म्स, कुछ बिहेवियर, कुछ वैल्यूज़ को लेकर आते हैं। तो उन वैल्यूज़ को गेन करना, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलना, उसके तरह से बिहेव करना, उसको अपने अंदर लेकर आना और उससे ही चीज़ों को देखना। अब आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सबके एथिक्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग होगी। तो वो जब हम उन वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके लाते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक इज़ अ टर्म दैट encompasses the personal and organizational behavior, values and guiding principles that a professional individual is expected to possess। उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए जब वो उस प्रोफेशनल चीज़ में जा रहा है, उस प्रोफेशन में आ रहा है, तो उसमें वो उस प्रोफेशन से रिलेटेड काइंड ऑफ चीज़ें, बिहेवियर, वैल्यूज़ होनी चाहिए। ये होता है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर मार्क मिलर के अकॉर्डिंग, एक अमेरिकन स्कॉलर है, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज set of principles that all employees must comply and ensure ethical decision making even in difficult situations। मतलब अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें भी वो अपनी जो भी उसकी एथिकल वेज है, वैल्यूज़ है, उसको ना भूले और उसी के कोड ऑफ कंडक्ट, उसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। अब जब हम एक बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल एथिक हो रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होना चाहिए किसी भी एक प्रोफेशनल पर्सन में। तो सबसे पहला, ये हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। सेकंड जो है, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमें एनकरेज करता है पावर, प्रेस्टीज और हमारे स्टेटस को डेवलप करता है। साथ ही में हमें रिस्पेक्ट दिलवाता है। उसके बाद जो है हम जो है चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और हम अपनी चीज़ों के लिए ऑब्लिग हो जाते हैं। ऑब्लिग मतलब हम जो भी हमारा टास्क है, जो भी हम एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। ऑब्लिगेशन हो जाती है चीज़ों के प्रति कि मैं टीचर हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज अ टीचर, मेरे को कैसे बिहेव करना चाहिए, मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोफेशनल एथिक ही सिखाती है। अब देखो, एक म्यूजिशियन है, एक डांसर है, डांसर की तरह बिहेव करेगा, वो उस मज़े कर रहा है, मस्ती कर रहा है, जो भी कर रहा है। बट एक टीचर एज अ टीचर बिहेव करेगा, मज़े मस्ती वो भी करेगा बट अपनी लिमिट्स के साथ में। उसे पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक टीचर है, यूँ तो वो बहुत सारी ज्ञान की बातें देता है और वो एब्यूजिव लैंग्वेज डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रोफेशनल एथिक्स में हमें अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स पता होते हैं, हमें पता होता है कि हमारी क्या लिमिट्स हैं, हमें एक्चुअली इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये आ जाता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस। अब एक टीचर एज अ टीचर क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती है, एक प्रोफेशनल एथिक हम अगर हमारे अंदर है तो एज अ टीचर क्या क्या हमारी ऑब्लिगेशन है पेरेंट्स के टुवर्ड्स द प्रिंसिपल, टुवर्ड्स द स्टूडेंट। तो पहला आ जाता है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट, हमें लव एंड केयर के साथ उनको रखना पड़ेगा,
उनके जो है बायसनेस नहीं करनी है, हमें स्टूडेंट्स की फिजिकल मेंटल ग्रोथ में हेल्प करनी है, ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए चलना है, चीज़ों को अपने एफर्ट्स को सिस्टमैटिक करना है ताकि बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट की क्या नीड है उसको देखते हुए चलेंगे। बच्चों के जो भी फियर है उनको हटाना, ट्रॉमा एंजाइटी को हटाना, ये हमारा टास्क है कि हम बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दे सके, एक जो है केयर उनको प्रोवाइड कर सके जिससे बच्चा जो है फ्री फील करे, उसको डर ना लगे और वो इजीली पढ़ाई कर सके। तो मतलब एक टीचर का ये काम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे। देन जो है टीचर एज अ रोल मॉडल भी बच्चों के लिए हो सकती है। उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द पेरेंट, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। एक टीचर का क्या क्या ऑब्लिगेशन है कि वो पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ या फिर सोसाइटी के साथ। ठीक है, पहला तो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए पेरेंट्स के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबसे मेन। ठीक है ना, और जो है एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड ना हो सके, जिससे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक लव की, लव मतलब का यहाँ पे हो गया कि एक रिस्पेक्टफुल नेचर होना चाहिए, ट्रस्ट की रिलेशनशिप होनी चाहिए और प्यार से। ऐसा नहीं है कि गुस्से में, अगर कोई पेरेंट आ रहा है हम बात किस तरह से कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि चलो यहाँ से चले जाओ, ये वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं ले सकते ना। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर क्या आपके ऑब्लिगेशंस है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद टुवर्ड्स द कलीग्स, जो भी उनके कलीग्स है या टीचर से या अपने ही प्रोफेशन वाले लोगों के साथ क्या ऑब्लिगेशंस है। सबसे पहला तो वो जो है अपनी डेवलपमेंट हमेशा करे, अपनी डेवलपमेंट के लिए होगा ऑब्लिगेशन पहला। नेक्स्ट जो है अपने आप को हमेशा एंगेज रखे चीज़ों में, अपने आप को एनकरेज करे, हमेशा अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो, अपने जो भी उनका प्रोफेशन हो उसको एज अ प्राइड ले। ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रोफेशन को बहुत मज़े से नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे टीचर बनना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं अपने एज अ टीचर मुझे अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ भाई मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मेरे को पसंद है ये चीज़, मैं ये कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती कि नहीं भाई मुझे करना है क्योंकि इससे ये करना है, मुझे इससे ये लाना है, ये करना है, अर्निंग करनी नहीं। मेरा पर्पस क्या है, मैं इस चीज़ को प्यार करती हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मैं इस चीज़ को प्राइड दूंगी और इस चीज़ मतलब इस पे प्राइड करूंगी और अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करूंगी। सबसे पहली एक ऑब्लिगेशन यही होती है कि अपने प्रोफेशन को लव करो, अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दो। देन आ जाता है जो भी हमारी प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, ओपिनियंस है, उस चीज़ को फोकस करके देखना है और मेनली कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना है। ये सारी हमारी ऑब्लिगेशन के टुवर्ड्स आवर प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशन के लिए ये हमारी ऑब्लिगेशंस है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। जवाबदेही मतलब मान लो मेरे को मम्मी ने बोला है कि बेटा मैं अभी बाज़ार से आ रही हूँ, मतलब मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, तुम जाके बाज़ार से सामान ले आना। अब मैं वो सामान अगर नहीं लाती हूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे उसके लिए आंसर करना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं लाई। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर करना अपने टास्क के लिए, जो भी आपको टास्क दिया गया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन पे होनी चाहिए जिसको वो टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने बोला कि बेटा होमवर्क करके लाना है, ये डायग्राम बना के लाना है, अब आप नहीं बना के लाए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आपने वो टास्क पूरा नहीं किया। उसका आंसर कौन देगा कि मैंने क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, वो सब आप दोगे और उसकी जो पनिशमेंट है वो भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशन होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे पर्सन के लिए और उस एक्टिविटी के लिए जो उसको सौंपी गई थी। ठीक है ना, अगर हम बात करें बोवेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2005 में जो आई थी, अकाउंटेबिलिटी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज अ सोशल रिलेशन इन विच एन एक्टर फील्स एन ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन एंड टू जस्टिफाई हिज हर कंडक्ट टू सम सिग्निफिकेंट ऑर्डर। तो वो उसने ये काम क्यों किया, कैसे किया, ये सब ऑब्लिगेशन जो है कौन देगा, ये हमें जो है यही बताता है जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद कुछ फीचर्स है अकाउंटेबिलिटी के। सबसे पहला इसमें जो है एक एथिकल कॉन्सेप्ट है ये, और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट और प्रॉपर बिहेवियर के साथ हमें चलना होता है। हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको किसी और पे थोड़ी ट्रांसफ़र कर दूंगी कि मैंने आज वीडियो नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई भैया बताएगा, ये थोड़ा ही बताएगा मेरी गलती है, मैंने नहीं किया तो इसका आंसर भी मैं ही करूँगी। तो ये डेलीगेटेड नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो भी आपको टास्क दिया है उसके लिए आप अकाउंटेबल है, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। जैसे कि एक टीचर जो है अकाउंटेबल होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जैसे एग्जाम को किस तरह कंडक्ट करवाना है, सिलेबस पूरा करना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की अकाउंटेबिलिटी है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट एजुकेशन में डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होती है उनकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर हम बात करें स्टेट की क्या अकाउंटेबिलिटी है, सबसे पहला करिकुलम बनाना, उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनाना, उसके बाद टाइम एलोकेशन करना, फंड बुक्स को डेवलप करना, इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्रिपेयर करना, उसके बाद टीचर्स को रिक्रूट करना। ये एजुकेशन में एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट को आंसर देना पड़ेगा कि आपने टीचर क्यों नहीं रिक्रूट किए। जैसे कि अब आप लोग पेपर दे रहे हो, उसके बाद आपकी जॉब वैकेंसीज आएगी, DSSB आएगी, KVS आएंगे, ये सारे एग्जाम्स आएंगे। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, टीचर की जब जरूरत है, आंसर कौन करेगा, वो स्टेट करेगा कि तुम्हारे स्टेट में जरूरत है टीचर्स की, व्हाई यू आर नॉट रिक्रूटिंग, तो आप रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सारी हमारी मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन में। अब स्कूल बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो प्लान करेगा बजट को कि क्या पूरा एनुअल बजट है, उसके बाद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजट, स्कूल को बजट सेंशन करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल की वर्किंग को मॉनिटर करना कि सब लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। टीचर्स को असिस्ट करना, उनकी क्लासरूम प्रैक्टिसेस को डेवलप करने के लिए हेल्प करना, ये सब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, ये उनका काम है। टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करना, कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी रहेगी कौन सी नहीं, ये सब। और स्कूल को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सारा स्कूल बोर्ड का काम होता है। उसके बाद एक प्रिंसिपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स द एजुकेशन। सबसे पहला तो स्कूल के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सुपरविजन करना कि उनके स्कूल में वर्किंग कैसे चल रही है, क्लासेस को असाइन करना, टीचर को इन्फॉर्म करना, चिल्ड्रन को एडमिट करना, स्कूल के बजट को एडमिनिस्टर करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को वेरियस रिसोर्सेज को लाना, टीचर को असिस्ट करना, साथ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चों के लिए। देन टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला तो लेसन प्लान बनाना, TLMs प्रिपेयर करना, टीचिंग मेथड्स को सोचना, उसके बाद डिसिप्लिन को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन देना, स्टूडेंट की वर्क और प्रोग्रेस को मेंटेन करना, ठीक है ना। पेरेंट्स को सपोर्ट करना, पेरेंट्स से वर्किंग मतलब पेरेंट्स के साथ वर्क करना, अटेंड करना चीज़ों को, साथ में एक प्रोफेशनल मैनेजर का काम टीचर का होता है और उनको जो ड्यूटीज़ दी जाती है वो भी टीचर को ही परफॉर्म करनी होती है। तो ये एज अ टीचर एक स्कूल टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द एजुकेशन, ठीक है। देन आ जाती है स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, टीचर की एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है कि TLMs PTMs को कंडक्ट करना, साथ में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चों के लिए लाना, फियर लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, साथ में सिलेबस को कंप्लीट करना और रिपोर्ट कार्ड्स को मेंटेन करना, एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम प्रिपेयर करना, जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रिपेयर करना, बच्चों को रेडी करना, ये सारे काम भी एक टीचर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। देन स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना होमवर्क कंप्लीट करना, स्कूल को टाइमली अटेंड करना, एग्जामिनेशन देना, उसके बाद डिसिप्लिन में रहना, एकदम अच्छे से प्रॉपर बिहेव करना, स्कूल्स रेगुलेशंस को मानना, अपने क्लासरूम टास्क को सही से परफॉर्म करना और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको प्रॉपर रखना, बिहेवियर अच्छा होना, ठीक है। ये सारी हो गई। उसके बाद कुछ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ पेरेंट आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे एजुकेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्या अकाउंटेबिलिटी है, अपने बच्चों को स्कूल पे टाइम पे भेजना, PTM को सीरियसली लेना और PTMs वगैरह अटेंड करना, ये आपकी है। अपने बच्चे को ध्यान देना कि वो बच्चा काम कर रहा है नहीं कर रहा, होमवर्क को देखना, ठीक है ना, उसको वैल्यू एजुकेशन देना, उसको चीज़ें सिखाना, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताना, ये एज अ पेरेंट आपका काम होना चाहिए। देन अगर हम बात करें कि एक टीचर की अकाउंटेबिलिटी एक अपने प्रोफेशन के टुवर्ड्स क्या होनी चाहिए, कि वो अपने प्रोफेशन को उसको क्या अपने प्रोफेशन को आंसर देना चाहिए। अगर उसका प्रोफेशन पूछ लेगी भाई तू इस प्रोफेशन में क्यों आया है, तो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो जवाब देगी, क्या अकाउंटेबिलिटी है। तो सबसे पहला तो वो अपने जो है एक तो प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करे, अपना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, कोऑपरेशन में वर्क करे, ठीक है, रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली मैनेज कर पाए, ठीक है ना, न्यू नॉलेज को एक्वायर करे, हर चीज़ में जो हमने प्रोफेशनल एथिक्स में पॉइंट्स पढ़े थे वही हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। फिर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स वही टीचर की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, काम पूरा करवाना, करिकुलम को पूरा करना, सिलेबस पूरा करना, रिपोर्ट्स देना, प्रोग्रेस रिपोर्ट लाना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, साथ में कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना करना, इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करना, क्लीनिनेस को मेंटेन करना, करिकुलम को पूरा करना, ठीक है, रीजनेबल टास्क बच्चों को देना, बच्चों को इतना एबल बनाना कि वो अपनी चीज़ों को कर पाए। अब एक टीचर का क्या अकाउंटेबिलिटी होगी टुवर्ड्स सोसाइटी, क्या वो सोसाइटी को क्या आंसर देगी। सबसे पहला तो मोटिवेट करेगी कम्युनिटी के मेंबर्स को, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताना,
एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, स्कूलिंग के बारे में उनको जागरूक करना, ये एक टीचर का काम है, ताकि वो लोग एकदम जागरूक हो और जाने कि एक्चुअली क्या ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी कैंपेन में पार्टिसिपेट करना, नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यूज़ को फॉलो करना, मानना, क्योंकि एक टीचर एक पार्ट है सोसाइटी का ही, उसे भी सोसाइटी के रिसोर्स यूज़ करने पड़ते हैं और वो सोसाइटी में ही रहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा ना करे कि उसके प्रोफेशन एज वेल एज उसकी जो इमेज है वो उसकी ख़राब ना हो। उसके लिए उसको टीचर को एज अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो हार्मनी के साथ अपने एनवायरनमेंट में रहे। ये हो गई हमारी पूरी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 2 ऑफ SLM। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, जो 5 स्किल्स मैंने बताई थी, अकोमोडेटिंग, जो भी हमने बात की थी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस फील क्यों करता है, टीचर क्यों करता है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन इसमें आ जाता है हमारे कि टीचर को अपने प्रोफेशनल एथिक्स के साथ ही बिहेव क्यों करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी टीचर की क्या होती है टुवर्ड्स इट्स प्रोफेशनल लाइफ, टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स टीचर्स, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर सारे मैंने जो है टेलीग्राम पे डाले हैं, जाके पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपको सारा जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, बहुत कम लाइक देख रही हूँ मैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।